दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आज हमारे साथ इस खास शो में शामिल होने के लिए वाकई रिपोर्ट चौंकाती भी है, लेकिन ये तो सच है कि घर खरीदना इतना आसान नहीं रहा। रियल एस्टेट के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी से काफी दूर हो गया है घर का सपना। लेकिन हर कोई चाहता है कि एक घर अपना हो। हेमंत जी, जरा सबसे पहले ट्रेंड जो हमने इस रिपोर्ट में देखा उसको जरा थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से समझाएं। जिस तरीके से लोगों की जेब से बाहर हो रहा है घर का सपना, ये ट्रेंड क्या दर्शाता है? क्या वाकई प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं या जो हमारी अपनी जो आय है उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही? क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है जो दिखता है। इस बात आती है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। देखिए, जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो एक तरीके से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है इमोशनल। तो हम थोड़ा सा पहले इनको समझते हैं कि दोनों रीजन क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्यों हमारे लिए मुश्किल हो गया है। जब हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो शायद हम मानेंगे कि ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होगी, उसके लिए प्लान करना होगा। घर कितने का है, कितना पैसा हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कितने का हम लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे है। तो ये कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही जैसा मैंने कहा कि इमोशनल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर्स क्या है कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो परिवार है जो हम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसके उनके लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी हो, उनके सर पे छत हो। तो हम चाहते हैं कि घर खरीदे हम, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मैं एक घर का ओनर हूं। तो ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो घर खरीदने का जो फैसला है वो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपने कहा, देखिए जैसा मैंने कहा कि हमारा जो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो पैसा जो हम घर खरीदने में लगाते हैं, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब मेट्रोस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो देश के हिस्से हैं उनके मुकाबले में मेट्रोस के अंदर घरों की कीमतें ज्यादा है। तो फाइनेंशियली चैलेंजिंग जरूर है। उसके दोनों कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसा आपने भी कहा कि क्या ये ऐसा है कि इनकम कम हो गई है या दाम बढ़ गए हैं। दाम तो डेफिनेटली बढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं इस वक्त। अगर हम इसको प्लान करें तरीके से, और हम ये भी ना भूलें कि हमारी, अगर हम मान लीजिए आप 30-32 साल के हैं, 35 साल के हैं और आपकी वर्किंग लाइफ अभी 20-25 साल है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी आगे जाके। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो आपके पास रिसोर्सेज जुटाने में मदद करेगी आपको। दूसरा, आप ये फैक्टर्स देखते हैं, अगर आप करंट कंडीशन को देखें तो इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, 1% का रेट कट हो चुका है। आरबीआई ने जैसे इंडिकेट किया कि आगे जाके अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो और रेट कट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। गवर्नमेंट ने जो बजट में अनाउंसमेंट की है टैक्स स्ट्रक्चर में, उसमें आपके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेट्रोज में लोग घर नहीं खरीद रहे। जैसा मैंने कहा, चैलेंजिंग जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक थोड़ी सी गाइडेंस के लिए एक थंब रूल बताता हूँ, 20-30-40। अगर आप इसको ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आसान होगा। यानी आपका जो लोन पीरियड है वो 20 साल से ज्यादा ना हो, आपकी जो ईएमआई है वो आपकी इनकम के 30% से ज्यादा ना हो, और आप कोशिश कीजिए कि जो घर की कीमत है उसका 40% आप कंट्रीब्यूट करें। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन इन्वेस्टर प्लान करके अगर आप अपना घर के लिए कॉर्पस बनाएंगे तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑब्वियसली ये एक रिस्ट्रिक्शंस आएगी इन टर्म्स ऑफ आप क्या कर सकते हैं फाइनेंशियली, क्या नहीं कर सकते। बट अगर आपको घर का सपना पूरा करना है तो आई थिंक थोड़े से कंप्रोमाइज तो करने हैं। बिल्कुल सही बोला आपने सर। और इसको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं किया जा सकता। पर विश्वजीत जी, जिस तरीके से पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज भी आया है, जो न्यूअर जनरेशन है, क्या आपको लगता है वाकई वो घर खरीदने की ज्यादा इच्छुक हैं, या आपको लगता है क्योंकि वो किसी एक जगह से बंध कर रहना नहीं चाहते तो वो ज्यादा बिलीव करते हैं कि आप रेंट पर रहें और जहां पर मन करे वहां पर रहें? क्योंकि जब आप एक घर खरीद लेते हैं तो वो एक परमानेंट जगह आपकी हो जाती है। कई लोग अपने ऑफिस से काफी दूर उनका घर होता है, वो प्रेफर करते हैं कि ऑफिस के करीब उनका घर हो, और ऑफिस के करीब शायद ऐसा घर हो अफोर्ड ना कर पाए, और हमने मेट्रो सिटीज में ज्यादा देखा है।
तो ये जो आजकल की जनरेशन है, क्या आपको लगता है वो घर खरीदने की ज्यादा इच्छुक हैं या फिर रेंट पर रहना उन्हें बेहतर लगता है? थोड़ा डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो मिलीनियल्स हैं और अगर यंग जनरेशन को देखें, जैसे मैं गुड़गांव में देखता हूँ या बहुत अच्छे अच्छे सिटीज में देखता हूँ, उनकी जॉब ट्रांसफरेबल है। दे आर नॉट कंफर्म कि मुझे सिर्फ गुड़गांव में जॉब करना है, हो सकता है मेरी नेक्स्ट जॉब बैंगलोर में हो सकता है मैं नेक्स्ट जॉब मुंबई में जाऊं, तो मैं यहाँ घर खरीद के क्यों रुकूं। तो एंड दे वांट टू लिव इन द बेस्ट ऑफ द सोसाइटीज। और अगर घर की रेंटल ईल्ड देखें तो वो 3-4% तक हाईएस्ट रहती है। बैंगलोर में सबसे ज्यादा है, मुंबई में उससे कम है और दिल्ली में थोड़ी उससे और कम है। तो 3-3.5% की अगर आपकी रेंटल यील्ड है, तो 1 करोड़ के घर खरीदने के लिए या 4 करोड़ के घर खरीदने के लिए मुझे अगर 1 लाख किराए पे मिल रहा है, 4 करोड़ के घर का मैं प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा हूँ और बेस्ट ऑफ द सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो मुझे क्यों खरीदना है। तो आज की कई जनरेशन ऐसा सोचती है। बिल्कुल एक ट्रेंड चेंज है। जो पुरानी जनरेशन थी वो बहुत इमोशनली, जैसा हेमंत जी बता रहे थे, कि उनके लिए सेफ्टी था और एक तरीके से लाइफस्टाइल या स्टेटस सिंबल था कि जिसका घर है वो एक अच्छा आदमी है और उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है और लोग पड़ोसी भी उसकी इज्जत करते हैं। तो ये एक स्टेटस सिंबल था पहले। बट ये ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है क्योंकि लोग, जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर वेरी क्लियर कि आज की लाइफ ज्यादा अच्छी जीनी है, बजाय इसके कि एक ट्रैप में फंस जाए जिसकी हम ईएमआई देते रहें और वो प्रॉपर्टी शायद हम 10-20 साल यूज भी ना करें। क्योंकि अगर जॉब ट्रांसफरेबल है तो फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचना पड़ेगा, तो वो शायद सेंस ना पड़े। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग, लगता है जिनको लगता है कि मैं इसी शहर में 10-20 साल रहने वाला हूं, तब ये आपको प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन जरूर लेना चाहिए क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म में आपको एडवांटेज देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3-4 साल 5 साल ही रहना है, तो फिर मेरे ख्याल में रेंटल इनकम इज नॉट अ बैड आइडिया। बिल्कुल। तो ये एक थिंकिंग में एक शिफ्ट आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये इच्छा जरूर होती है कि अपना एक परमानेंट घर जरूर होना चाहिए, चाहे बाद में फिर वो रेंट पे ही क्यों ना चढ़ा दें, लेकिन अपने घर की फीलिंग को एक अलग मजा देती है। हेमंत जी, मुझे एक बात बताइए फिर, क्योंकि घर खरीदना एक वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल गोल्स में से होता है, तो तैयारी कितने पहले से शुरू हो जानी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हमने रिपोर्ट देखी उससे तो ऐसा लगता है कि आज ही अगर आप तैयारी शुरू करते हो वो भी देर है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे घर खरीदने के सपने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, और जो होम लोन भी हमें मिलता है उसमें काफी ज्यादा फायदे होते हैं, उसको भी किस तरीके से मैनेज किया जाए? जिस बात की आई थिंक जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप मेट्रोज में घर लेने की सोच रहे हैं जहां पे कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आपको बहुत अपने फाइनेंसेस को प्लान करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना जल्दी आप इसके लिए प्लान करें उतना लंबा समय आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट गोल जैसा तो है नहीं कि आपको 20-25 साल के बाद घर लेना है। अगर आप जल्दी प्लान कर भी रहे तो आप कितने साल पहले जल्दी प्लान करेंगे? 5 साल 10 साल पहले, उससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत क्लियर है कि मुझे अपना घर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, और जैसे हमने कहा कि अगर हमारी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी है, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं या इवन जॉब में भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे जगह बदलने की जरूरत नहीं है और मेरा मन मैंने बना लिया कि मुझे घर चाहिए, तो इतना नहीं है कि आप 20-25 साल के बाद खरीदेंगे, मे बी 5 या 10 साल के बाद खरीदेंगे। तो उतना ही समय है आपके पास। कुछ कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत है, घर कितने का होगा, अगर 10 साल बाद लेना है, 5 साल बाद लेना है, तो घर की कीमत तकरीबन कितनी हो सकती है, कितना हम कंट्रीब्यूट करें, वो एक प्लान करने की जरूरत है। एक बजटिंग की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फाइनेंशियल प्लान तो होना ही जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आप एक ऐसी एसेट खरीद रहे हो जिसके आपको लगता है बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हो कि इसमें एप्रिसिएशन कितना होगा। तो आई थिंक द पैरामीटर्स आर वेरी डिफरेंट। तो आपको जितना जल्दी हो सके प्लान करें। मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो रहती है किसी भी होम बायर के लिए घर खरीदने में, ऑब्वियसली एक होम लोन है। क्योंकि ये बहुत अच्छी मुझे लगता है फैसिलिटी है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से लें तो आप एक अप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हैं। तो जल्दी प्लान कीजिए, होम लोन लीजिए। और जैसा मैंने कहा कुछ फैक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है। देखिए ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड आपको ये सेफ्टी है कि मेरी नौकरी बची रहेगी, मेरी कंपनी जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छी है, या मेरा जो खुद का बिजनेस है वो अच्छा करेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा हिम्मत देता है कि आप एक एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम आगे जाके अगले 15-20 साल में ये हाउसिंग लोन को आप रीपे कर पाएंगे। जल्दी प्लान कीजिए,
इन फैक्टर्स को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। और जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं बहुत ही डिसिप्लिन की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ी एसेट अपने और अपने परिवार के लिए बनाए तो। जी बिल्कुल। तो ये घर के सपने को पूरा कैसे करें, दोनों एक्सपर्ट से हमने जाना। कुछ दर्शक से भी आज हम बात करेंगे। हमारे शो में शामिल हुए हैं पहले कॉलर अतुल जी। स्वागत करते हैं अतुल जी आपका हमारे शो में। आप हमारे एक्सपर्ट से अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल जानना चाह रहे थे। हमने जब आपका सवाल देखा उसमें 20,000 की एसआईपी अभी आपकी चल रही है मौजूदा, और पोर्टफोलियो वैल्यू भी लगभग 14.5 लाख का आपका है ऑलरेडी। जरा थोड़ा सा डिटेल में और बताएंगे, इन्वेस्ट कब से कर रहे हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं आपके? मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मैं 2021 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो कि मेरी एसआईपी भी सर लगभग 20,000 की चल रही है, और 14,000 के आसपास मेरा कॉर्पस है। और इसमें मैम जो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म में 23 ईयर में अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपीज चाहिए, जो कि रिटायरमेंट प्लान है मेरा। एंड आफ्टर दैट आफ्टर 6 ईयर अप्रॉक्स 25 to 30 लाख रुपीज चाहिए जो डॉटर की एजुकेशन के लिए। और आफ्टर 12 ईयर अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज चाहिए जो कि सन है उसके एजुकेशन के लिए। तो अभी मेरा एक मेजर क्वेरी ये था कि जो मेरे एसआईपी चल रहे हैं लगभग वो 10 एसआईपी चल रहे हैं, तो जो कि मैंने भेजा है ऑलरेडी आपके पास। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या ये एसआईपी सही है, या इसको इसमें से किसी में से निकला जा सकता है और कहीं पे एक जगह हम इसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा एक्चुअली मुझे ओवर डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो लग रहा है, इसलिए मैं एक सजेशन चाह रहा था आपसे। हाँ, और एक मुश्त निवेश भी आपने किया है कुछ फंड्स में, ये भी आपने हमें भेजा है। हेमंत जी, इनके पोर्टफोलियो को देखकर और इनके सवाल को जानकर ये बात तो पता चल रही है कि इनके गोल्स बड़े अच्छे से डिफाइंड है। 10 फंड्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। सर बताइए कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? इस वाकई में टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ। आई थिंक किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान करना। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी डिटेल भेजी है, जैसे इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, टाइम होराइजन डिफाइन किया हुआ है, क्लैरिटी है, और एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कमिटेड है कि वो हर साल अपना पैसा जो 10 या 15% से बढ़ाएंगे। तो आई थिंक जो भी फैक्टर्स होने चाहिए आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने में, जो आपको मदद करें अपने गोल्स को पूरा करने में, इन्होंने किए हैं। सिर्फ एक दो इशू है यहाँ पे, उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि एक तो पहले मैं बात करता हूँ कि इनके गोल्स कैसे पूरे होंगे। तो देखिए, इनका जो अभी तक अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो अगर मैं कंसीडर करूँ इनकी रिटायरमेंट के लिए, जिसमें उनको 23 साल के बाद 5 करोड़ की जरूरत है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करेंगे, तो उनको 7,000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है आज। दूसरा जो गोल है उनका डॉटर के एजुकेशन का, उसमें समय थोड़ा कम है, 6 साल है, वहां पे उनको 22,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। और तीसरा जो गोल है सन्स एजुकेशन, वो 7,000 इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कुल मिला के आज के समय में इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 36,000, जबकि अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000। तो एक शॉर्टफॉल है, जितना जल्दी हो सके आप उसको पूरा करें, क्योंकि उसके बाद आपको हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो ये उनके जहां तक टारगेट्स का सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास 13 फंड्स है, 10 फंड जहां पे वो एसआईपी कर रहा है, 3 फंड जहां पे इन्होंने लमसम किया है। मुझे नहीं लगता कोई कारण ऐसा हो, अनलेस आप ऐसे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो कि आप चाहते हैं कि एक टाइमिंग करके किसी सेक्टर थीमेटिक फंड में पैसा लगा के आप वहां से निकल जाए, तभी आपके पास 2 अलग अलग फंड्स होने चाहिए, जहां पे आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर आप जहां पे आप लमसम कर रहे हो। अदरवाइज सेम सेट ऑफ फंड्स में आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप 5 फंड रखिए, पांचों के अंदर 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं तो प्रोपोर्शनेटली इन्हीं फंड्स में करें। तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वहां से आप 3 फंड रखिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, और तीसरा है डीएसपी स्मॉल कैप। 2 फंड मैं चाहता हूं जो कैटेगरी है और जो फंड्स हैं आप कंसीडर करें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। एक है कोटक मल्टी कैप फंड, और एक निप्पॉन ग्रोथ फंड जो एक बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। ये 5 फंड में आप 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, जहां आपने 2.5 लाख रुपए जो फंड 3 फंड में इन्वेस्ट किए हैं, वो भी 50,000 ईच करके इन 5 फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ बदलाव है जो आपको करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा कि आपको जो इमीडिएटली करना है स्टेप हुआ 16,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना है।
अतुल जी, आपने सुन लिया हेमंत जी ने क्या सलाह आपको दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए करते हैं। अगले कॉलर संदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा, लगभग कुछ 6,500 की एसआईपी आपकी जारी है 5 फंड्स में। जरा बताएंगे कब से इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका टारगेट है? ये 2019 से SIP कर रहा हूँ। हेलो, 2019 जी में और कर रहा हूँ पैसा, और मेरा जो टाइम होराइजन है लगभग मान के चलिए 15 से 20 साल का है। ओके, और सर ठीक है। मैं मतलब तो मेरा स्टेप अप जी। स्टेप अप आप कह रहे हैं, स्टेप अप भी करेंगे 10 से 20% तक सालाना हाँ स्टेप अप मैम, करेंगे क्या? आपका ये मतलब 15 से 20 साल का जो टारगेट है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का लक्ष्य है क्या, या कुछ क्या और? मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है। मैं विश्वजीत जी आपसे जरा इनके पोर्टफोलियो को स्टडी करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। 6,500 की एसआईपी, क्या लग रहा है सब 15 से 20 साल में अगर हम 12% के हिसाब से भी अगर देख लें, 12-13%, कितना ये इकट्ठा कर पाएंगे रिटायरमेंट के लिए? आइडियली इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना इनको पैसा चाहिए होगा? इन्होंने हालांकि अपने टारगेट का जिक्र नहीं किया यहाँ पर। जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो काफी अच्छे हैं। सारे ही टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और एचडीएफसी का स्मॉल कैप है। तो बहुत अच्छे फंड्स का सिलेक्शन किया हुआ है संदीप जी आपने, तो ये इसके लिए मुबारकबाद। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप हैं, एक कोटक फ्लेक्सी कैप भी है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि ये जो ओवरलैप है इससे आप बच सकते हैं। तो कोटक फ्लेक्सी कैप से निकलकर आप एक दूसरा फंड ले सकते हैं जिसमें कि एक वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में हर तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। मार्केट कैप के वाइज तो आपने कर ही रखा है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में एक वैल्यू स्टाइल फंड ऐड कर ले तो एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि आप गणित की बात कर रहे थे स्वाति जी, 6,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अगर 15 वर्ष करते हैं और हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो ये करीब करीब 56 लाख रुपीज बनते हैं। तो थोड़ा सा कम अमाउंट है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है, या फिर हो सकता है इनको कहीं और से एक्सपेक्टेशन होगी कि रिटायरमेंट में कहीं और से पैसा आएगा। तो अगर एसआईपी को जितना बढ़ा सकते हैं, अगर 10% का स्टेप अप भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं 76-77 लाख रुपए बनते हैं। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि एक राशि ऐसी होगी जिससे कि आप अपनी रिटायरमेंट आराम से गुजार सके। आपको कुछ ऐसे कैलकुलेट करना है संदीप जी कि जो आपका आज महीने का खर्च है, सपोज 50,000 है, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया आज की तारीख में होना चाहिए। और अगर आप 15 वर्ष के बाद रिटायर हो रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन उसमें ऐड करनी है, तो 2-2.5 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे, उस तरीके से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे और स्टेप अप करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य के लिए आराम से पहुंच पाएंगे। अभी थोड़ी सी अमाउंट मुझे कम लग रहा है अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट एक मदर ऑफ ऑल गोल्स है। आप 60 साल के बाद हो सकता है 75, 85, 90 साल तक जिए, तो 25-30 साल आपके पास इनकम नहीं आएगी। तो इसी कॉर्पस से आपको अपने खर्चे निकालने, तो जितना बड़ा कॉर्पस आप बना सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए संदीप जी। बिल्कुल संदीप जी, आपने सुन लिया कि क्या क्या बदलाव आपको करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। बहुत शुभकामनाएं आपको। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम दोनों अपने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
और आइए अब एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। राहुल नेरुरकर ये हमें सवाल भेज रहे हैं। हेमंत जी, आप इनका पोर्टफोलियो जरूर स्टडी कीजिएगा। 4 म्यूचुअल फंड्स में इनकी एसआईपी चल रही है, जिसमें एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का मिड कैप है और एसबीआई निपॉन में भी ये कर रहे हैं हजार रुपए की एसआईपी। अब ये कह रहे हैं कि इनका जो गोल है वो है 10 साल का। 10 साल में इन्हें अपने लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करना है। जानना चाह रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो आपको अच्छा लग रहा है कि या कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर सब सही चल रहा है या कुछ फंड्स में स्विच करने की जरूरत आपको लग रही है? जिस बात देखिए, जैसा मैंने कहा कि 10 साल का अगर इनका टाइम होराइजन है तो ऑब्वियसली एसआईपी से इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक सही स्ट्रेटजी। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 6,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ कि 4 फंड्स हैं उनके पास, उसमें 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो मुझे लगता है उनको डेफिनेटली एलोकेशन कम करने की जरूरत है। तो 2 फंड में से एक जो स्मॉल कैप फंड है जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, वो आप रखिए। और जो मिड कैप फंड है वहां पे उसमें मुझे लगता है अगर या तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अगर देखें तो वो बेहतर है। वहां पे वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिड कैप एक अच्छा सेगमेंट है किसी भी निवेशक के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। और बाकी 3,000 जो है उनके पास जो फ्लेक्सी कैप फंड है, मुझे लगता है इससे बेहतर ऑप्शन है। इन्होंने बात की है पर एक फ्लेक्सी कैप की, चाहे तो वो कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक फोकस फंड ले लीजिए आप, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, जहां पे कंसंट्रेटेड बेट्स है बट आई थिंक गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो जो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न भी इंप्रूव कर सकता है और साथ में जो बैलेंस चाहिए तीनों सेगमेंट के एक्सपोजर में वो आपको मिलेगा। तो ये मैं चाहूंगा कि 3 फंड आप रखें और कंटिन्यू करते रहें और कोशिश कीजिए जब 10 साल का समय है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर सकें, वो आपको मदद करेगा अपने कॉर्पस को कहीं ज्यादा बड़ा बनाने में। तो ये राहुल जी आपके लिए कुछ एडवाइस है हेमंत जी की तरफ से, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल अभिनव पांडे जी का भी हमारे पास आया है। विश्वजीत जी, आप ये सवाल देखिएगा जरूर। 40 साल इनकी उम्र है, 10 लाख रुपए एक मुश्त ये पैसा डालना चाह रहे हैं, 20,000 रुपए तक की एसआईपी भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। 10 से 12 साल का इनका विजन है। जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ बदलाव ये करे अपने पोर्टफोलियो में? और 10 लाख का क्योंकि एक मुश्त निवेश भी करना है, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे अभी? जी बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये 10 लाख रुपए जो निवेश करना चाहते हैं, इसमें से 5 लाख रुपए ये मल्टी एसेट फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में निवेश कर सकते हैं। बाकी ये जो 5 लाख है उसमें 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में और 2.5 लाख रुपए एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। और जो 20,000 की एसआईपी ये निवेश करना चाहते हैं वो 4 फंड्स में कर सकते हैं। 2 फंड्स जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप मैंने बताया, 5-5 हजार की एसआईपी इसमें कर सकते हैं। और एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि बंधन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले सकते हैं। तो ये चारों फंड्स में 5-5 हजार की एसआईपी ये निवेश कर सकते हैं। जहां तक कि गणित का सवाल है, ये 20,000 रुपए की जो एसआईपी है, अगर 12 वर्ष के लिए जैसे इन्होंने बताया और 12% का ये हम सीएजीआर लेके चले, 10% का अगर ये स्टेप अप करते हैं तो ये 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो पूरा एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। वहीं पर ये 10 लाख रुपए जो इन्होंने लमसम निवेश किए हैं, ये भी 12% का सीएजीआर लेके चले तो 12 वर्ष में ये 38 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 1 करोड़ 38 लाख का कॉर्पस यहाँ बनता नजर आ रहा है। और बिल्कुल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप्स मैंने फंड्स बताए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, डिफरेंट एएमसीज भी हैं। और जो लमसम है वो मल्टी एसेट फंड में निवेश कर सकते हैं 5 लाख, बाकी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में। तो इस तरीके से अगर ये पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहेगा और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कुछ सलाह दी है आपको विश्वजीत जी ने। अभिनव जी, बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद भी करना चाहेंगे हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।